में नहीं आई हो, क्लास करने आई हो, बी रिलैक्स। और जब ऐसे करके बैठ जाओगी ना तो फिर क्या पढ़ाएंगे, दिमाग में कुछ और सोचते रह जाओगी, फिर पढ़ा के निकल जाएंगे। कल फिर सवाल पूछेंगे कि मंगोलों से युद्ध करते करते कौन मर गया था, तो फिर बोलेंगे हाँ सर 3 गो था, वो कन्फ्यूजन में है। इसीलिए बता रहे हैं कि जब क्लास में रहते हैं तो एक्टिव रहा करो। बार बार स्टार्ट करने से पहले भी, क्लास करने से पहले हर रोज ये चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। स्टैंड बाय में रहा करो, रेडी टू वॉर, ठीक है। सर पूछे फटाक से जवाब दो, ऐसा एक्टिव रहेगा तब जितना पढ़ाएंगे वो सारा तेरा दिमाग में घुस जाएगा। और नहीं पता चला तेरा नज़र तो मेरा बोर्ड पर है लेकिन ध्यान कहीं गंभीर मामला में फंसा हुआ है, तो उससे तुमको बाहर निकलना है, ठीक है। तुमको भी बता दे रहे हैं गंभीर नहीं, तुम उससे इधर बस लात वत मत मारना, या ध्यान दो। चलो इले ताड़ी ताड़ी बहुत मारता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, पढ़ रहे हैं ना। दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली सल्तनत है ना, 1200 क्वेश्चन को सुना करो। हम गुलाम वंश नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, हम दिल्ली सल्तनत पूछ रहे हैं। क्वेश्चन की बारीकी को नहीं समझेगा तो कॉन्फिडेंस तो अच्छा है लेकिन दिमाग को बैलेंस करके रखना वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन 1206 ईस्वी से 1526। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 5 वंश के बारे में, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? 5 वंश में गुलाम वंश के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले लिए कि नहीं। कि सबसे पहले यहाँ पे गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। अरे वंश पढ़ाए ना, ट्रिक के साथ भी पढ़ाए कि ये वंश है, इसके संस्थापक ये है। ड्यूरेशन के आधार पर भी तुम लोग को ट्रिक लिखाए थे तो उस तरीका का हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, समझ रहा है ना। तो हम लोग गुलाम वंश के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि गुलाम वंश का संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुछ समय के लिए आराम शाह आता है लेकिन वो कुछ काबिल शासक नहीं रहता है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश आता है कि नहीं आता है? हाँ, इल्तुतमिश उसमें थोड़ा सा काबिल रहता है। उसके बाद रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश का ही बेटा रहता है। रुकनुद्दीन के बाद आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद आता है बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन आता है? मसूद शाह। मसूद शाह के बाद कौन आता है? नसरुद्दीन शाह। और नसरुद्दीन शाह के बाद कौन आता है? बलबन। बलबन के बाद कौन आता है? केकुबाद। और केकुबाद के बाद क्यूमर्स, जो कि क्यूमर्स क्या होता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। उसको रिप्लेस करता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। और वहां पे खिलजी वंश का स्थापना कर देता है। कब? 1290 ईस्वी में, ठीक है। तो आज का जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं वो हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखने वाले हैं। चूंकि गुलाम वंश कंप्लीट पढ़ लिए थे ना, अब हम किस में पढ़ेंगे? खिलजी वंश। खिलजी वंश का शुरुआत कब से होता है? हाँ चलो वेरी गुड। खिलजी पढ़ ले रहा है ऐसे, कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम लिख रहे हैं ऐसे करके तो पूरा बोर्ड आज भर देंगे तुम्हारे लिए, समझो। खिलजी वंश का जो ड्यूरेशन पूछा जाएगा वो 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुलाम वंश पूछेगा तो 1206 से लेके 1290, और 90 के बाद कौन सा वंश शुरू होता है? खिलजी वंश। इसका ड्यूरेशन 1320, ठीक है। इस वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम क्या होता है? जलाल फिरोज खिलजी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ऐसे करके लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हाँ चलो ठीक है, समझाते चलते हैं। देखो खिलजी वंश 1290 से 1320, संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत उदारवादी शासक था। क्या था? उदारवादी। उदारवादी का मतलब उधारवादी नहीं समझ लेना, समझना ना, मैंने कर्ज देना ये सब नहीं। उदारवादी का मतलब लिबरल, नहीं समझा? मैंने सहानुभूति शासक, मतलब सहानुभूति सबके साथ रखता था, समझ में आया? मतलब जो जितना भी प्रजा था ना उसके अकॉर्डिंग ये शासन करता था, समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये बहुत क्रूर शासक वैसा नहीं था, लेकिन इसी का भतीजा था। क्या था? इसी का भतीजा था, नाम था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब। अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक एक स्टेप को बारीकी समझो कि कैसे खिलजी वंश आगे बढ़ा और 1290 से 1320 तक खिलजी वंश में क्या क्या हुआ, एक एक घटना को हम लोग बारीकी से देखेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। क्लास को एंजॉय करो एकदम आराम से। चलो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कैसा बोला जाता है कि ये एक उदारवादी शासक था। उदारवादी का मतलब बहुत क्रूर शासक नहीं था, ये जनता के अकॉर्डिंग ही शासन करता था और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है। इसकी एक बेटी थी, नाम था मलिक ए जहां। क्या नाम था? मलिक ए जहां, समझ में आ रहा है? और इसका एक भतीजा था, उसका नाम था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब। बेसिकली क्या हुआ कि 1293 में क्या हुआ?
1200, जो डेट लिखेंगे ना उसको थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है। 1293 ईस्वी में थोड़ा सा हम इंडिया का मैप बनाते हैं ताकि तुमको समझाने में हमको आसानी हो, ठीक है। समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये इंडिया ऐसा लग रहा है ना समझने के लिए। चलो ये तो दिल्ली हो गया, सबको पता होगा। दिल्ली थोड़ा ऊंचा बना दिया, हिमाचल प्रदेश मत समझना। अभी हम लोकेशन समझ के समझ रहे हैं दिल्ली है, थोड़ा और नीचे ही करते हैं। हाँ तुम लोग को सवाल जवाब तो करते रहेगा नहीं तो। ये दिल्ली है, समझ में आ रहा है। अब देखो दिल्ली से ना ये इस लोकेशन में, यानी दिल्ली से ये दक्षिण में पड़ेगा, समझ में आ रहा है। दिल्ली से दक्षिण में भिलसा एक जगह था, क्या था? भिलसा, ठीक है। और यहीं पे एक जगह था देवगिरी, क्या था? देवगिरी, महाराष्ट्र। देवगिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक तरह से पड़ता है देवगिरी, समझ में आ रहा है। तो 2 अभियान इसके पास किया गया था, समझ में आ रहा है। कौन कौन सा? महाराष्ट्र का भिलसा और देवगिरी, समझ में आया। ये 2 अभियान 1293 ईस्वी और 1296 ईस्वी, ड्यूरेशन याद रखना, 1293 और 1296 ईस्वी, ठीक है। 2 अभियान का डेट इसका है भिलसा अभियान, क्या है? भिलसा, और ये है देवगिरी अभियान। कोई दिक्कत है? ये दोनों अभियान किसके नेतृत्व में करने को भेजा गया? तो भेजा गया अली गुरसब के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अली गुरसब, समझ में आ रहा है। जब अली गुरसब ये दोनों अभियान किया तो बहुत सारा धन संपत्ति लूटा। कहीं पे तुमको देवगिरी ना देके, कहीं पे भिलसा ना देके तुमको दक्षिण भारत दे देगा। क्या दे देगा? दक्षिण भारत, क्योंकि देवगिरी का जो बेसिकली पार्ट है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, समझ में आ रहा है। इसलिए कर्नाटका वगैरह को हम लोग दक्षिण भारत में काउंटिंग करते हैं ना, तो कहीं कहीं तुमको देवगिरी ना देके दक्षिण भारत अभियान दे देगा। क्या दे देगा? दक्षिण भारत। तो तुम लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब 1296 में अली गुरसब देवगिरी से बहुत सारा धन संपत्ति लूट के वापस आया, समझ में आया, वापस आया, तो वहां पे ये हिसाब लेने के लिए चले गए थे। कौन? फिरोज शाह खिलजी, कि भाई धन संपत्ति लूट के आया। अब फिरोज शाह खिलजी के बारे में ये सब हमेशा बताते हैं कि जनता के अकॉर्डिंग काम करता था, बहुत उदारवादी नेता था, समझ में आ रहा है ना। ज्यादा छल प्रपंच इसके मन में नहीं था। चलो छल प्रपंच नहीं था, लेकिन ये जो था ना अली गुरसब, ये शुरू से कुरफात था, समझ में आ रहा है। क्या था? शुरू से कुरफात था। अपनी कजन बहन थी, नाम था मलिक ए जहां, उसको पहले से फंसा के बैठा हुआ था। अब कौन? हाँ अली गुरसब, उसका भतीजा, आराम से अली गुरसब, समझ में आ रहा है। मलिक ए जहान को कौन फंसा लिया? अली गुरसब। और उसके दिमाग में पूरा कुरफात वाला भावना पहले से चल रहा था कि जैसे हम लूट के आएंगे, मतलब राजा को तो कुछ ना कुछ सबक तो मिल ही जाता है, भनक तो मिल जाता है ना, कि अगर धन संपत्ति लूटा डायरेक्ट मेरे पास आके हिसाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उसके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है। तो ये चल गया खुद, कौन? फिरोज शाह खिलजी चल गया खुद उससे हिसाब लेने के लिए, समझ में आया। जब हिसाब लेकर 1296 में उसके पास पहुंचा, किसके पास? अली गुरसब के पास, तो 1296 में ही उसका क्या कर देता है? हत्या कर देता है। किसका हत्या हो जाता है? फिरोज शाह खिलजी का, समझ में आ रहा है। और अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन जाता है? अली गुरसब। अली गुरसब का ही नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। तो तुमसे यहाँ पे अब ड्यूरेशन शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन बोल रहा है, अलाउद्दीन, किसी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, आंख बकाओ मत। अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम बचपन का था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब। इतना जो गुरसब, ठीक है, इतना देर से जो हम अली गुरसब बोल रहे थे ना, तो समझ जाओ वो अभियान कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बन गया? 1296 ईस्वी में। जब ये 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना, जब गद्दी पर बैठा, तो ये देखा ना कि मेरे जो चाचा थे उनमें क्या क्या कमी रह गया था, समझ में आ रहा है। क्या था? क्या क्या कमी रह गया था, समझ में आया। सोचा कि उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके, ऐसे भी होता है ना कि हम किसी के वर्क से, किसी के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, है ना, कि वो शासन अगर कर रहा है तो ये अगर करता तो ये चीज़ नहीं होता। तो ये बहुत कुछ देखा कि जब हमारे चाचा शासन कर रहे थे तो बहुत सारे जमीन को दान में भी दिया गया था, है ना। ये गुलाम वंश से ही आता रहा। इक्ता व्यवस्था सुना था ना तुम लोग? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा चालू किया गया था। सैलरी के बदले जमीन दिया जाता था कि नहीं हाँ, ये सब देखा ना कि हमारा बहुत सारा जमीन क्या हो रहा है? कम पड़ते जा रहा है, और इससे हमारा साम्राज्य भी छोटा हो रहा है और टैक्स में भी कमी हो रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले 3-4 गो अपना आदेश पारित किया। क्या किया? आदेश बोला सबसे पहले 1 नंबर पे कि यहाँ पे पहले अस्थाई गुप्तचर का व्यवस्था करो। क्या करो? अस्थाई गुप्तचर का व्यवस्था, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? दूसरा ही देखा, जो हमारा दान में दिया गया भूमि था ना, उससे हमारा साम्राज्य भी क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये बोला कि जितना भी दान का भूमि है, जितना भी दान की भूमि को, क्या भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। क्या किया? खालसा मतलब सरकारी भूमि, उस पर राजा का अधिकार होगा, समझ में आ रहा है। दान की भूमि को क्या किया?
खालसा भूमि में बदल दिया। तीसरा आदेश क्या दिया कि जितने भी अमीर हैं, क्या है, जितने भी अमीर हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको पता था कि जितना भी अमीर है ना, जितना भी जमींदार है, सब आपस में मीटिंग करता है और राजा के खिलाफ क्या करता है, षड्यंत्र करता है। समझ में आ रहा है? और लास्ट में राजा जब थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है तो उसको अपदस्थ कर देता है, समझ, उसके जगह पे कोई दूसरा सुल्तान को बैठा देता है। ये बस ये क्या क्या तीसरा अपना आदेश कि कोई भी अमीर आपस में नहीं मिलेगा, अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध। समझ में आया? मिलने पर प्रतिबंध नहीं लिखेंगे चलेगा ना, काट दिए, अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध। समझ रहा है ना इस चीज को? उसके बाद एक और आदेश पारित क्या था, क्या ये कि छोटे मोटे त्यौहार, क्या है, छोटे मोटे त्यौहार पर प्रतिबंध, इसी में दे देना छोटे मोटे त्यौहार। समझ में आया? चौथा आदेश इसका क्या था, चौथा आदेश था मद्यपान निषेध। क्या था? मद्य निषेध इसको हम लोग कहते हैं, मद्यपान तो हम लोग अपने भाषा में बोल दे रहे हैं। चलो, मद्य निषेध पर ये क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। देखो, एक था अस्थायी गुप्तचर का व्यवस्था किया, दान की भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया, तीसरा था अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध, और जितने भी छोटे मोटे त्यौहार है सब पर वो क्या किया, प्रतिबंध कर दिया। कहीं को दिक्कत, हाँ कहीं को दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ पे एकदम एक्टिव रहो, बार बार कह रहे हैं। और चौथा क्या था कि मद्य निषेध कर दिया, मतलब शराबबंदी। मद्य निषेध का मतलब शराबबंदी। आज बिहार वगैरह में देख रहा है ना, शराबबंदी है, और ये अच्छा डिसीजन होता है। शराबबंदी से बहुत का घर एकदम संभल गया है। जिसके घर में आदमी लोग 200-500 कमाता था और उसी में खपा देता था, आज उसका घर परिवार थोड़ा सा ठीक हो गया। तो ये मद्यपान का डिसीजन तो बहुत अच्छा होता है। तो एक अस्थायी गुप्तचर हो गया, एक दान की भूमि हो गया जिसको खालसा में कन्वर्ट किया, एक अमीरों को मिलने पर प्रतिबंध और छोटे मोटे त्योहारों पर भी प्रतिबंध। चौथा क्या था, मद्यपान जो निषेध था, मद्य निषेध का भी डिसीजन कौन ले लिया था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखा कि हमको अब टैक्स वगैरह वसूलना है। जब साम्राज्य चलाने के लिए भाई दो चीज होता है, एक तो क्षेत्रफल का विस्तार होना और दूसरा तुम्हारे पास संपत्ति बहुत ज्यादा होगा, तभी तुम अच्छे से सेना वगैरह को मैनेज करोगे। तो ये क्या किया, एक बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। क्या लाया? हाँ लिखें यहाँ पे, चलो, बाजार नियंत्रण। ठीक है, एक आता है मूल्य नियंत्रण। क्या था? मूल्य नियंत्रण। दोनों अलग अलग है, ध्यान देना। एक बाजार नियंत्रण प्रणाली था और एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ये दोनों कौन लाया? ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया। ठीक है, देखो ये सुधार कर रहा था ना अपने आप में कि देखो इससे क्या किया कि दान की भूमि से ये खालसा भूमि को सरकारी करने लगा, ताकि इसके पास क्या हो जाएगा, टैक्स वैक्स संपत्ति वगैरह बढ़ेगा। ऊपर से कर दिया बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण से क्या फायदा है, देखो आम जनमानस को घाटा है, लेकिन बिजनेसमैन को देखो क्या फायदा है कि जैसे मान लो सब्जी मंडी है, क्या है, सब्जी मंडी है, वहां पे सारा सब्जी का जितना भी गाड़ी है वहीं पे सुबह सुबह अनलोड होता है। और वहीं पे सुबह जितने भी उस सब्जी मंडी के जो ऑनर्स होते हैं, जो वहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं, वो सारा क्या करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल लो, गोभी है ना, अगर गोभी वहाँ पे उसको 20 रुपये पीस मिल रहा है, बाहर से वो इंपोर्ट कर रहा है 20 रुपये पीस, तो वो डिसाइड करेगा कि 22 में बेच दो, 23 में बेच दो। कोई बोलेगा नहीं हम ये कैसे में बेचेंगे, तब समझ में आ रहा है? तब तो जो बिजनेसमैन है वो घाटा में चला जाएगा। घाटा इन द सेंस कि जो ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाला है उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओपन कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि तुम अगर 30 में बेच रहे हो, मेरा मन क्या था हम 25 में बेच देंगे, है ना, मेरा मन क्या हम 22 में बेच देंगे, कम प्रॉफिट में बेच देंगे। समझ रहा है ना? ये होता है ओपन मार्केट। लेकिन जो बाजार नियंत्रण होता है वहां पे क्या होता है, सुबह जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो सब आपस में बैठते हैं और एक रेट फिक्स करते हैं, मिनिमम रेट। क्या होता है, जिसको हम लोग MSP भी कहते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस। गवर्नमेंट वाला MSP मत चल जाना, मिनिमम सेलिंग प्राइस ये होता है, मतलब इससे कम में तुम नहीं बेच सकता है। नहीं तो क्या करेगा, जो तुम्हारा कमिटी है, जो तुम यूनिटी बना के काम कर रहे हो, वो यूनिटी से तुमको बाहर कर दिया जाएगा, सब्जी मंडी में तुम्हें रखने नहीं दिया जाएगा। समझ में, जो तुम्हारा है तुमको सबसे अलग थलग कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ प्रकार का बात होता है। तो वो आपस में पहले मीटिंग करके एक रेट फिक्स करता है कि नहीं 20 रुपये वाला गोभी जो है ना हम 25 रुपये में बेचेंगे, इससे कम कोई नहीं बेचेगा। 26 बेच सकते हो, 27 बेच सकते हो, 28 बेच सकते हो, कम से कम कितना, 25, इससे नीचे नहीं। जैसे तुम दुकान में जाते हो दाम मोल करने के लिए, तो अगर गोभी का रेट 30 रुपया बोला ना, तो तुम बोलेगा भैया 25 कम दीजिए ना, बोलेगा नहीं 26 में देंगे। समझ में आ रहा है? तो 26 में तुमको दे दिया। अगर तुम उसको 24 बोलेगा और MSP उसका अगर 25 फिक्स हुआ तो 24 में नहीं देगा, चाहे तुम 25 में दूसरे पास जाके क्यों नहीं ले लो, लेकिन वो भी 24 नहीं करेगा। समझ में आया? ये होता है मिनिमम प्राइस। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे पास जो बाजार का मनमानी जो है ना, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाता है कि भाई 20 के जगह पे हम 25 में ही बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे। काला बाजारी वगैरह एक तरह से समझो होता है। तो राजा वगैरह को तो प्रॉफिट होने लगा कि ज्यादा मार्जिन रख के सामान को मार्केट में लाने लगा। ठीक है, एक होता है मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण तुम अभी एक तरह से समझोगे, कैंटीन का व्यवस्था देखते हो,
सैनिक लोग को जो कैंटीन का व्यवस्था मिलता है ना, इंडियन आर्मी को अभी भी कैंटीन का व्यवस्था मिलता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे सामानों पे टैक्स वगैरह का छूट होता है। टैक्स फ्री का काम अगर होता है तो जो सामान तुम 100 रुपये में खरीद रहे हो, कैंटीन में जाओगे तो 60-70 रुपये में तुमको मिल जाएगा, क्योंकि वो टैक्स वगैरह फ्री रहता है। कोई दिक्कत है? तो मूल्य नियंत्रण से तो आम मतलब जनता को फायदा था, सैनिक लोग को फायदा था, समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद ये क्या किया, अस्थाई सैनिक लाया। क्या लाया? अस्थाई सैनिक। अस्थाई सैनिक, अस्थाई सैनिक से क्या बेनिफिट है? देखो क्या अंतर है। पहले जितने भी लोग थे ना, वो युद्ध के समय में सेना को लाते थे। क्या थे? युद्ध के समय में, मतलब युद्ध का कहीं घोषणा हो गया, चलो किसी के ऊपर आक्रमण करना है, तो जितने भी सैनिक टाइप के आदमी एक्टिव रहते थे सबको बुला लेता था। समझ में आया? सबको बुलाता कि चलो अब युद्ध करना, आक्रमण करना है। और वहां का प्रजा लोग को भी मजबूर करता था युद्ध में धकेलने के लिए। समझ में आ रहा है? राजा के खिलाफ कोई जाएगा, मान लो सैनिक उसके पास नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता था, कुछ कबीला ऐसा होता था जो सैनिक सप्लाई करता था। नहीं समझा? एकदम ट्रेनिंग व्रेनिंग दे के रखता था। अगर बड़े पैमाने पर युद्ध है तो आम जनमानस यानी प्रजा को वहां भी युद्ध में शामिल होना पड़ता था। लेकिन ये क्या किया, अस्थाई सेना लागू कर दिया कि नहीं, मेरे दरबार में इतना सैनिक तो हमेशा रहेगा। ठीक है। दूसरा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था कि सैनिक को सैलरी के बदले क्या मिलता था? जमीन। ये नगद वेतन देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अस्थाई सैनिक को नगद वेतन। क्या है? नकद वेतन। कोई दिक्कत है? एकदम समझते जाना। ये क्या किया? अस्थाई सैनिक को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। ये समझ में आया? उसके बाद देखो, ये देखा कि अगर ये सैनिक आपस में जब चल रहे हैं तो घोड़ा वगैरह जो होता है ना, वो इसका घोड़ा है, उसका घोड़ा है, कि फलना धिकना का घोड़ा है, ये सब चीज को कंफ्यूजन हो रहा था। ये घोड़ा दागने का व्यवस्था कर दिया। क्या कर दिया? घोड़ा दागने, कि जितना भी मतलब हमारा खिलजी वंश का जितना भी सब घोड़ा रहेगा सैनिक का, सब में कुछ ना कुछ चिन्ह रहेगा। ठीक है। तो घोड़ा दागने का व्यवस्था क्या था? घोड़ा दागने का शुरुआत। ठीक है। तो घोड़ा दागने का शुरुआत कौन कर दिया था? ठीक है। ऊपर से समझो, जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये सैनिक के लिए ना एकदम वेशभूषा तैयार किया। क्या किया? सैनिक के लिए वेशभूषा। सैनिक के लिए वेशभूषा का मतलब ड्रेस। क्या है? सैनिक के लिए वेशभूषा। समझ में आ रहा है? वेशभूषा का मतलब क्या होता है? हम लोग ड्रेस देखेंगे। क्या देखेंगे? ड्रेस। जब अस्थाई सैनिक हो गया उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन किया। क्या किया? कि हमारे सैनिक ऐसा ही ड्रेस पहनेगा। कहीं कोई दिक्कत है? ये सब समझ में आ रहा है? ये सब अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहा है, समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा है, अपना आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा है, और अपना सैनिक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए कर रहा है। कोई दिक्कत? अब ये सब चीज जब कर लिया तब ये प्लान किया कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं अपने साम्राज्य के अंदर, लेकिन हम ये सब जब बाजार नियंत्रण वगैरह हो रहा है, बिजनेस को हमको बड़े पैमाने पर फैलाना है कि नहीं फैलाना है? फैलाना है ना। तब ये क्या किया, पहले भेजा गुजरात अभियान के लिए। क्या भेजा? गुजरात अभियान के लिए यहाँ से भेजा अपना एक सेनापति था, इसका नुसरत खान। क्या था? नुसरत खान। नुसरत खान को बोला कि हमको विदेश में अगर व्यापार करना है तो दिल्ली तो बीच में पड़ता है भाई, यहाँ पे, यहाँ तो कोई समुद्र नहीं है ना। अब विदेश जाने के लिए फिर समुद्र का वहाँ पे जरूरत होता है कि नहीं होता? पानी का रास्ता का जरूरत होता है। ये बोला कि पहले ये काम करो, यहाँ सबसे नजदीक में क्या है? गुजरात है, जाओ गुजरात पर आक्रमण करो। ठीक है। अब गुजरात पर आक्रमण किया था कब? 1297 ईस्वी में। कब किया था? 1297। ये अभियान, गुजरात अभियान कब हुआ ये इसका? हाँ, गुजरात अभियान हो गया इसका। गुजरात अभियान जो हुआ था 1297 ईस्वी में नुसरत खां के नेतृत्व में। क्या हुआ था? कोई दिक्कत? नुसरत खां के नेतृत्व में क्या कर दिया? गुजरात अभियान। और नुसरत खां ये गुजरात को जीत गया। ठीक है। और जीतने के बाद यहीं पे उसको एक हिजड़ा मिला था। नाम क्या था उसका? मलिक कफूर। ठीक है। मलिक कफूर नाम का उसको एक हिजड़ा मिला। वो सोचा ना कि हिजड़ा ये जो है ये काम करेगा, जो हमारे महल में महिला रहती है उसको हरम कहते हैं। क्या कहते हैं? महल में जो महिला जहाँ पे रहती है उस विभाग को हरम कहा जाता था। तो बोला कि हरम का रक्षा एक हिजड़ा से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ना हम कोई नारी पे भी बिलीव कर सकते हैं और ना कोई पुरुष पे भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है। तो हिजड़ा से अच्छा उसका रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो हरम का रक्षा करने के लिए ये नुसरत खान क्या किया? 1000 रुपया में एक गुलाम खरीदा। उसका नाम था मलिक कफूर। क्या नाम था? मलिक कफूर। आई गुलाम खरीद को जाके तोहफा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पूछा ये क्या है? बोला एक नायाब चीज है। नायाब नया नहीं, न्यू नहीं, नायाब चीज। समझ में? अनोखा चीज। समझ में आ रहा है? बोला एक नायाब चीज है। तो बोला वाह, इस चीज की तो करतूत हमको भी देखना है। तो जब दरबार में उसका करतूत देखने के लिए, समझ में आ रहा है ना, उसका प्रदर्शन देखने के लिए बुलाया, और जब तलवार भागना जब शुरू किया, बोला ये हरम का रक्षा करने के लिए नहीं, ये धर्म का रक्षा करने के लिए आया है। समझ में आ रहा है? इसको सेनापति बनाओ। क्या करो? सेनापति बनाओ। इसको मलिक कफूर को भी सेनापति बना दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 3 सेनापति का नाम हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक नुसरत खान,
एक मलिक कफूर और एक जफर खान, ठीक है। अभी समझो, अभी यहाँ पे मलिक कफूर आ गया, मलिक कफूर को भी सेनापति का जिम्मेदारी मिल गया। अब तुमको जब हम पढ़ा रहे थे कब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, वो बता रहे जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी बहुत सारा मंगोल का आक्रमण होता था और ये मंगोल आक्रमण से बहुत परेशान था, ठीक है। तो ये क्या किया, अपना दिल्ली का जो साम्राज्य था ना, इसके लिए चारों तरफ अपना किलाबंदी करवा दिया था। क्या किया था? किलाबंदी करवा दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन मंगोल का आक्रमण रुक नहीं रहा था, तो मंगोलों से निपटने के लिए ये क्या किया था ना, रक्त एवं लोह की नीति को अपना लिया। क्या लिया? रक्त एवं लोह। बोला कि मंगोल जब आक्रमण करेंगे उससे छुपने की बजाय हम उससे युद्ध करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो आएगा तो काट देंगे। जैसे बलबन बोला था ना, देखो रक्त एवं लोह की शुरुआत किसने की थी? रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? तो ये बलबन था। लेकिन जब बात लग जाएगा मंगोलों के खिलाफ, क्या लगेगा? मंगोलों के खिलाफ रक्त एवं लोह किसने अपनाया था, तब हम क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन। ये सीडीएस वगैरह का एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए सब चीज पे फोकस करना, थोड़ा सा बारीकी को समझना। इन्हें कि जहां रक्त एवं लोह देखा, मारना बलबन। अब बोलना सर 100 में 100, ठीक है। तो वो 100 में 100 वैसे नहीं, एकदम क्वेश्चन की बारीकी को समझना। हम पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान देना, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रक्त एवं लोह की नीति जो मंगोलों के खिलाफ था, वो किसने अपनाया था? ठीक है। अब मंगोलों को रोकने के लिए इसको भेज दिया था, किसको? जफर खान को। एक सेनापति था, उसका नाम क्या था? जफर खान, ठीक है। जफर खान को किसको रोकने के लिए भेजा? मंगोलों को, ठीक है। अब मंगोलों से ये युद्ध करते करते जफर खान क्या होता है? मारा जाता है, यानी इसका हत्या हो जाता है। जफर खान का हत्या होता है किससे लड़ते लड़ते? मंगोलों से, ठीक है। कोई दिक्कत? मंगोलों से लड़ते लड़ते किसका हत्या होता है? तुमसे सवाल पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का किस सेनापति का हत्या मंगोलों से लड़ते लड़ते कर दिया जाता है, तो क्या बोलेगा? जफर खान। गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था? नुसरत खान, ठीक है। अब जब यहाँ नुसरत खान इसको दे दिया मलिक कफूर को, तो मलिक कफूर को भेजा दक्षिण अभियान के लिए। कहाँ भेज दिया? दक्षिण अभियान। तो दक्षिण अभियान में ये जगह है देवगिरी, समझो फिर से, क्या है? देवगिरी। देवगिरी में उस समय जादव वंश का शासक था। क्या था? जादव वंश का शासक। एकदम जादव के नाम पे फिर इसका एकदम शकल कितना खुश होता है। जैसे जादव का नाम आता है, हे प्रभु उठो इससे आगे, हम जात पात को गजब जकड़ के बैठा। जैसे इतना से पढ़ा था, सीरियस था। जैसे बोले जादव वंश, हाँ आ गया मेरा राज, है ना, आ गया राज, ठीक है। देखो बाबू, यहाँ पे ये जो जादव वंश था, यहाँ पे था जादव वंश में रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। ये जो ड्यूरेशन चल रहा था ना, ये चल रहा था तुम्हारा 1207 ईस्वी का चला था। ये अभियान कब किया था मलिक कफूर? 1207 ईस्वी में मलिक कफूर ये अभियान किया था, ठीक है। देखो, 2 अभियान किया है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने नेतृत्व में, वो भी तुमको पढ़ा देंगे। लेकिन अभी आ गए दक्षिण भारत में, इसको निपटाते हैं। फिर तुमको 2 अभियान पढ़ाएंगे, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, जो वो खुद अपने नेतृत्व में लड़ाई किया। गुजरात अभियान तो नुसरत खान में कर दिया, मंगोलों पर अभियान जफर से किया। अब दक्षिण भारत के लिए मलिक कफूर को भेज दिया। कब? 1207 ईस्वी में। और जब 1207 ईस्वी में यहाँ पे ये आक्रमण किया, समझ में आया? तो यहाँ कौन शासक था? रामचंद्र देव, ठीक है। और रामचंद्र देव बहुत वीरता से लड़ाई किया और बहुत वीरता से सामना किया। समझ में आ रहा है? और लड़ाई का मतलब तो वास्तविक में वही होता है, जब तुम्हें सामने हार दिखाई दे, उसके बाद भी तुम बहादुरी से लड़ो, तो ओरिजिनल योद्धा तो वही ना होता है। महाभारत का कर्ण के साथ भी तो यही घटना घटा था ना। स्वयं वासुदेव आके वहां लड़ाई रथ के चालक बने हुए थे, और सामने सारथी बने हुए थे। जो भी है, सारथी का नाम फट ले लेती है, सारथी का मतलब समझते हैं कि चालक ही होता है, ठीक है। तो खुद सारथी बने हुए थे अर्जुन का। कर्ण को भी पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला, और फिर भी वो पीछे नहीं हटा और दुर्योधन के लिए अपना वचन जो बद्ध था उसको पूरा निभाया। समझ में आया? कर्ण। तो इसलिए बोलता है महाभारत में कर्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं था। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ भी रामचंद्र देव को पता था कि मेरी हार सुनिश्चित है, फिर भी वो अधीनता ना स्वीकार करते हुए क्या किया? हाँ, युद्ध को बहुत बहादुरी से लड़ा। और यही बहादुरी को देख के अलाउद्दीन खिलजी भी क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हुआ। और इसका मृत्यु दंड ना देते हुए इसको एक अलग जगह के क्या किया? नौसारी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां का इसको जमींदारी दे दिया। कहाँ का? नौसारी एक जगह है। क्या चीज? खेसारी नहीं बोलना, ये बकलवा जादव का हर एक नाम याद किया है। खेसारी, नौसारी, हाँ नौसारी, ठीक है। नौसारी एक महाराष्ट्र में जगह है, वहां का जमींदारी किसको सौंप दिया? रामचंद्र देव को। बोला कि ठीक है, आपकी हम बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए, अगर आपका साम्राज्य हम वापस कर देते हैं तो जितने भी राजा आसपास के हैं सब मोटिवेट हो जाएंगे कि रामचंद्र देवा लड़ा था ना बहादुरी से,
तो राजवा उसका हत्या नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी, उसको तो साम्राज्य वापस कर दिया। हम लोग भी अब बहादुरी से लड़ो, मतलब अन्य राजा में मेरा जो खौफ है वो बगावत पर उतर जाएगा, समझ में आ रहा। इसीलिए हम आपको दंड तो देंगे लेकिन मृत्यु दंड नहीं। हम आपकी बहादुरी से प्रसन्न हुए तो साम्राज्य भी वापस नहीं कर सकते हैं। चलिए आप नौसारी जाइए और उस जगह का जमींदारी को आप ही चलाइए, समझ में आया, कोई दिक्कत है? हाँ, रामचंद्र जी पर अभियान कब हुआ था? किसके द्वारा? मलिक, ठीक है, मलिक कपूर। अब यहाँ पे एक बारंगल था, क्या था? बारंगल। बारंगल में जगह का नाम बारंगल और वंश का नाम काकतिया। क्या नाम था? तेलंगाना वाला जो एरिया है वर्तमान में, वहाँ जगह का नाम बारंगल। क्या नाम था? बारंगल। जोर से बोलो। तुम अलग चर्चा करते हो, हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं NIT, तो हिस्ट्री पे फोकस करो। गप करने के लिए यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होता, क्लास नहीं होता है। तुमको डाउट आएगा वो पूछना, क्या है वो तो हम पढ़ाएंगे, समझो। ये जगह का नाम तेलंगाना, क्या है? उस समय का वारंगल, क्या था? वारंगल। और वहां पे वंश का नाम था काकतिया वंश। क्या नाम था? काकतिया वंश। और उस समय काकतिया वंश का जो शासक थे उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। नाम से एकदम लग रहा है ना कुलफात विख्यात योद्धा टाइप का पराक्रमी व्यक्ति लग रहा है ना, नाम सुन के पराक्रमी लग रहा है ना, लेकिन एक नंबर का कायर, समझ में आया? क्या किया? देखो, रामचंद्र देव को पता था कि हार सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी वो लड़ा ना बहादुरी से। इसका नाम लग रहा है प्रताप रुद्रदेव, नाम सुन के लग रहा है कि भौकाल आ जाएगा, समझ में आ रहा है? एकदम पराक्रमी योद्धा टाइप का व्यक्ति है। लेकिन ये क्या किया? अपना सोना का एक मूर्ति बनवाया और उसमें जंजीर लपेट दिया। क्या किया? जंजीर लपेट के अब मलिक कफूर को दे दिया कि लीजिए, हम आपके अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये मैसेज किसको दे दीजिएगा? अलाउद्दीन खिलजी को। और वहीं से वो एक अपना कोहिनूर हीरा निकाला। क्या निकाला? कोहिनूर हीरा निकाला और उसको भी गिफ्ट कर दिया। किसको? मलिक कपूर को। बोला ये तोहफा बोलिएगा उनको कबूल करने के लिए वारंगल के पराक्रमी राजा प्रताप रुद्रदेव की तरफ से, समझ में आया? तो जो हम कोहिनूर हीरा का इतिहास पढ़ते हैं वो कहाँ का था? वारंगल के काकतिया वंश का था, ठीक है। अभी फिलहाल कहाँ है? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। इंग्लैंड की महारानी का खोपड़ी में लगा हुआ है कि नहीं? चलो, यहाँ आक्रमण जो क्या था ना, ये था 1209 ईस्वी। क्या था? 1209। अब यहाँ से ये आगे बढ़ा, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से आगे बढ़ा तो तुमको होयसल वंश, क्या था? होयसल वंश, ठीक है। होयसल वंश का राजधानी था द्वार समुद्रम। क्या था? द्वार समुद्रम, ठीक है। तो 1210 ईस्वी में, कब? 1210। तो कोई ड्यूरेशन लिखते कभी कभी तुमसे पूछ देता है, हालांकि तुमको डेट याद करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा काम है तुमको ऑथेंटिकेशन से रूबरू करवा देना। बाकी आगे पीछे जो तुमको करना हो करना। ऑप्शन में दे देगा इसमें से किस वर्ष मलिक कफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया था, तो 1209 है ना। इसमें से किस में होयसल वंश पर क्या था, तो 1210 है ना। ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये क्लोज है, इसे तुमको लिख दिए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं था। अब देखो, ये जो हमारा वारंगल, ये क्या था? होयसल वंश, ठीक है। होयसल वंश का राजधानी था द्वार समुद्रम। क्या था? तो होयसल वंश को वो हरा दिया था, समझ में आ रहा? होयसल वंश पर कब्जा वो कर लिया था, लेकिन द्वार समुद्रम को कभी जीत नहीं पाया था, समझ में आ रहा है? ये एरिया है मदुरई वाला। क्या था? मदुरई वाला। 1211 ईस्वी में पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई थी, तो वो मदुरई को भी जीत लिया था, समझ में? तो संपूर्ण दक्षिण भारत को विजय कौन कर लिया था? मलिक कफूर। ड्यूरेशन 1207, 1209, 1210, 1211। संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय किसका हो गया? मलिक कफूर, समझ में? लेकिन केवल एक जगह को नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्रम को मलिक कफूर नहीं जीत पाया था। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, समझो, ये लोकेशन समझ में आ गया। हाँ, ये था दक्षिण भारत का अभियान, ये था गुजरात अभियान, है ना। गुजरात अभियान 1297 ईस्वी, ठीक है। 1210 लिख रहे हैं ना, 1300 होगा सब। क्या होगा? 1300। तुम लोग भी नहीं देख रहा कि हम 1200 के बाद 9 कैसे ला दिए? नहीं, वही तो नहीं, ध्यान दो, एक चीज समझो। 1307, 1309, 1310 और 1311। यहाँ पे 1200 लिखा गया था, मिस्टेक था वो, ठीक है, समझो। 1307, 1309, 1310। अरे कदा इतना तो समझो कि जब हम पढ़ ही रहे हैं 1290 से 1320 के बारे में, तो यहाँ 1211, 1209 कैसे? इसीलिए कहते हैं क्लास में एक्टिव रहो। अगर तुम लोग क्लास में एक्टिव रहता तो ये ब्लंडर तो अभी हमसे नहीं होता, सर तुरंत तुम लोग टोकता। हाँ, लेकिन है क्या सर? गाय उड़ती है, हाँ सर आप बोले हैं ना। सर अभी रात है, हाँ सर आप बोले। अरे बकलोल वैसे नहीं बनो। हम कहेंगे कौवा उड़ तो तुम उड़ाना, हम कहेंगे भैंसिया उड़ तो नहीं उड़ाना। बात समझ रहा है ना? अपना भी ब्रेन का यूज करो। जब हम यहाँ 1290 से 1320 पढ़ा रहे हैं, तो सब 1207, 1209, 1211 क्यों तुम लोग देख रहा था? बोलना चाहिए, है ना। हम फ्लो में लिखते जा रहे हैं। खैर, 1307, 1309, 1310 और 1311 संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत के किसके झोली में डाल दिया? मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, समझ में आ रहा? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन चल गया?
पूरा संपूर्ण भारत। अब उसको भारत पर पूरा एकदम कब्जा हो गया। उसको लगा ना कि अब हमको पूरा विश्व जीतना है। क्या जीतना है? पूरा विश्व। भारत तो जीतिए लिया। क्या किया? दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ था, अब मदुरई तक कब्जा कर लिया मलुक कफीर की मदद से। अब उसको लगा हमको संपूर्ण क्या जीतना है? विश्व। कितना बकलोल है हम बोले कि जितना अखंडा लेवल का बकलोल एकदम अपर ग्रेड का। अब बोला खैर समझो, तो पूरा विश्व जीतने का, विश्व विजेता बनने का सपना ये भी देख लिया। इसीलिए इसको सिकंदर ए शाहनी कहा जाता है। क्या कहता है? सिकंदर ए शाहनी, मतलब द्वितीय सिकंदर। क्या? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शाहनी। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, द्वितीय सिकंदर। पढ़ लेगा ना तुम लोग? द्वितीय सिकंदर। कोई दिक्कत है? अलाउद्दीन खिलजी को क्या बुलाता है? क्यों बुलाता है? क्योंकि ये भी पूरा विश्व को जीतने का एकदम सपना देख लिया था। कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से। हाँ, अब आता है अल्लाह। ये तो हम लोग उसका सैनिक का सब देख लिए अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी 2 अभियान खुद किया था। अब दोनों का दोनों अभियान बेसिकली राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है। एक किया था 1200 आ रहा है 1301 ईस्वी में। कब क्या था? 1320। वो रणथंभोर अभियान था। क्या था? रणथंभोर। ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभोर अभियान कब किया गया? 1300, जोर से बोलो, 1301 ईस्वी में। दूसरा अभियान वो क्या था? चित्तौड़ के जो राजा थे, राजा रतन सिंह। पढ़ा है ना? जो पद्मावत मूवी तुम लोग नहीं देखा है? हाँ, पद्मावत मूवी को लेके ये बहुत चर्चा में आया था कि नहीं? तो 1303, बार 1200 आ रहा है कि नहीं? 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़गढ़ का अभियान क्या था? क्या क्या था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अभियान, चित्तौड़गढ़ तो बिहार में है नहीं? हाँ, अब दिमाग बात तुम लोग का खुला है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? नहीं तो बोलते बिहार में। हो सर, बिहार में तो है। आप बोलते बिहार। बकलो इसे एक्टिव रहो, बार बार कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कौवा उड़, मैना उड़, भैंस उड़ होता है, तो भैंस को कभी नहीं उड़ाना, नहीं तो यहाँ गजनी वाला डंडा देखो यहाँ रखा हुआ है। हाँ, देख लो यहाँ पे। हाँ, तो एक्टिव रहो। तुमको तो बताइए, बहुत कुछ पूछते बता नहीं पाता है। समझ में आ रहा है ना? तो चित्तौड़गढ़ का अभियान कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। किसके द्वारा? उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? खुद अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। ठीक है। अब वहां पे ऐसा देखो, हिस्ट्री का बहुत कुछ मानना होता है, हम लोग को बहुत डिबेट में नहीं जाना है। ऐसा माना था कि देखो, राजस्थान के जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी लोग तो नहीं कहते, एक विशेष अगर हम जात वर्ग की बात करें तो जितने भी राजपूत वर्ग के लोग होते हैं ना, वो महारानी पद्मावत को एक महारानी के रूप में, देवी के रूप में वहाँ पे पूजते हैं। ठीक है। रीजन भी है पूजने का, क्योंकि वो सोचा था ना कि हम सुल्तान, ये जो तुम्हारा दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी है, उसके सामने हम नहीं जाएंगे। और वो क्या की थी? जलती हुई कुआं में, मतलब आग का जो कुआं था ना कुआं, उसमें छलांग लगा दी, जिसको कि उस भाषा में जोहर कहा जाता है। क्या कहता है? जोहर कहा जाता है। तो ये पद्मावत से रिलेटेड एक स्टोरी है बहुत बड़ा। अगर इस पर हम डीप में जाएंगे तो क्लास बहुत लंबा होगा, लेकिन हमको तो उसका कहानी नहीं जानना है, हमको टू द पॉइंट बात करना। एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। तो हमको चित्तौड़गढ़ का अभियान देखना है। क्या देखना है? चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़गढ़ का अभियान कब हुआ? 1303। कहता था खलास किया रे बाप। 1301 में रणथंभोर हुआ था। क्या हुआ था? रणथंभोर का अभियान। ठीक है। और 1303 में कब हुआ था? कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे उस समय? राजा रतन सिंह थे। ठीक है। उन्हीं की वाइफ था, नाम था पद्मावत, जो कि क्या की? अपने आप को जोहर कर ली। मतलब आग का जो कुआं था, उसमें बहुत सारी महिला, जितने भी उस राजमहल में जितने भी महिला रहती थी दासी के रूप में, महारानी के रूप में, वो क्या किया? सबके साथ वो छलांग लगा दी। समझ में आया? तो 1303 का अभियान अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो मृत्यु होता है वो 1316 ईस्वी में हो जाता है। क्या होता है? 1316। इसका मृत्यु कब होता है? तो देखो 1296, क्या 1296 से लेके 1316 तक किसका शासन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अब 1316 से बैठ के भाई 20 तक हम बोले हैं, 1320 तक बोले हैं ना, तो 4 साल तो कोई होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे 4 साल जो शासन करने के लिए आया था ना, उसका नाम था, बोलो, अलाउद्दीन मुबारक शाह। कहीं पे मुबारक खिलजी दे देगा, कहीं पे मुबारक शाह दे देगा, तो कन्फ्यूजियाना नहीं। ठीक है। एक नंबर सुरेंद्र टाइप का मताल था। कौन? अलाउद्दीन मुबारक शाह। समझ में आ रहा है? मुबारक शाह भी बोल सकते हो, खिलजी भी बोल सकते हो, उसका खिल्ली उड़ाने का जरूरत नहीं है। हम तुमको बता रहे हैं कि एकदम एक नंबर सुरेंद्र टाइप का, वो भी अखंडा था। समझ में आ रहा है? उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। खूब शराब, मदिरा, पान का, अरे उसका भैया शराब पर प्रतिबंध लगाया। इसका द्वेष में आके, आवेश में आके इतना शराब पीता था कि इसको पता नहीं रहता था कि हम नंगा घूम रहे हैं, कि साड़ी पहन के घूम रहे हैं, कि हम पैजामा पहन के घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको एकदम रंग, मैंने समझो खतरनाक टाइप का था, होश आवास नहीं, एक नंबर का ये मताल, पियक्कड़। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एकदम नारी के बीच में, कभी नारी का साड़ी पहन के घूम रहा है,
कभी नारी का लहंगा पहन के घूम रहा है, कभी नंगे घूम रहा है। कौन? मुबारक शाह। मतलब इसको होश आवास नहीं, दिन भर नशा में धूत रहता था। ठीक है, इसको जब बोला था ना, तुमको पढ़ाए थे स्टार्टिंग में ही कि जब भी कोई सुल्तान या राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता था तो उस समय क्या करता था, खलीफा से खिलत लेना पड़ता था। ठीक है, तो इसको बोला कि किसको बोला? मुबारक खिलजी को। किसको? अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी को जब बोला गया कि आप भी क्या कर लिए, मुबारक शाह दे देगा, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करना, आपको भी खिल्लत लेना चाहिए। किससे? खलीफा से। बोला था मेरा जो भैया था वो लिया था, अलाउद्दीन खिलजी खिल्लत लिया था। बोला नहीं, बोला हम ही नहीं लेंगे, बोला हम ही खलीफा है। ये अपने आप को खलीफे मानता था। समझ में आ रहा है? कौन? मुबारक शाह। हाँ, अलाउद्दीन मुबारक। अरे बस मुबारक शाह बोलो, अलाउद्दीन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुबारक शाह अपने आप को भी खलीफा ही मानता था। अब बोलता था हमको खलीफा को नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है? धर्म को इतना ही तवज्जो नहीं दिया, और धर्म को तवज्जो क्या, खुद को तवज्जो नहीं दिया। इसको बोलता था चलिए उधर, नंगे निकल जाता था, चलो घूमने के लिए। पता है सुल्तान आप तो नंगे हैं, बोला नंगे, अल्लाह सलीबा तुम। अब उसी का सलीबा पिन को ओढ़ के निकल गया। समझ में आ रहा ना? एक नंबर का मताल टाइप का, यही चीज ध्यान रखना। सबसे मताल, सबसे बकलोल टाइप का शासक कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह का जो हत्या है ना, वो मुबारक शाह का एक सेनापति था, नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक क्या किया, नसरुद्दीन शाह को भड़का दिया, नहीं खुसरो शाह को, खुसरो खां। नाम लिखने का तो कहीं जगह है नहीं बोर्ड पर, यहाँ लिख दें। देखो मुबारक शाह लिख देते हैं, सिर्फ मुबारक शाह, होल्ड, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह जो है, इसका हत्या जो है खुसरो खां करता है। क्या करता है? खुसरो खां। किसके कहने पर? गाजी मलिक के कहने पर। बोलता है ये नंगा टाइप का शासक है, ये राजा बनने लायक है, सुल्तान बनने लायक है, आप क्या देख रहे हैं, महल में बैठ के मारिए इसको, हम आपको मदद करेंगे। और गाजी मलिक क्या था? सेनापति था। क्या था गाजी मलिक? सेनापति था। अब खुसरो खां को भड़का दिया, अब खुसरो खां से इसका हत्या करवा दिया। समझ में आ रहा है? किसका? मुबारक। अब जनता में जनता को भड़का दिया। देखिए राजा ऐसे रहेगा क्या करे, हत्या कर दिया। अरे मान ली राजा नालायक था, लेकिन उसको मृत्युदंड देना सही था, बताइए, हत्या कर दिया। और प्रजा को भड़का के खुद इसका क्या किया, हत्या कर दिया। अभी कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक किसका हत्या कर दिया? माने 1320 ईस्वी में खुसरो का हत्या करता है मुबारक शाह का। क्या करता है? किसके कहने पर? गाजी मलिक। अब गाजी मलिक इसका एकदम मैंने वहां पे षड्यंत्र रख दिया था कि तुम इसको मारो, हम तुमको मारेंगे, तुम मारेगा हत्या कहलाएगा, हम मारेंगे वध कहलाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है, हत्या और वध में फर्क है ना। ये मारा, इसको हत्या घोषित करवा दिया। बताइए राजा का हत्या कर दिया, एक राजा बनने लायक है? गाजी मलिक एकदम प्रजा को भी भड़का दिया और जाके इसका अपनी वध कर दिया। किसका? खुसरो खां का। और खुद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठ गया? गाजी मलिक। बोला गाजी मलिक बहुत खिलजी वंश किया, अब यहाँ खिलजी वंश खत्म, अब यहाँ से तुगलक वंश शुरू होगा। और वही गाजी मलिक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक आम सेनापति था जो कि गाजी मलिक के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही खुसरो खां का हत्या करता है और दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली का जब सुल्तान बनता है तो वो एकदम अपना ओरिजिनल रूप में आता है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। समझ में आ रहा? तो ये हो गया हमारा आज खिलजी वंश। अब आगे का क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तुगलक वंश। नींव समझ में आ रहा है ना? गुलाम वंश पढ़ लिए, खिलजी वंश पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे क्या? तुगलक वंश, जो कि दिल्ली के गद्दी पर मतलब सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। ठीक है, 5 वंश में जो सर्वाधिक समय तक शासन किया था वो कौन सा वंश था? तुगलक वंश। तुम लोग को ट्रिक पढ़ाया था ना, तुगलक सखी। पहले तुगलक वंश सर्वाधिक शासन किया, उसके बाद गुलाम वंश किया, फिर लोधी वंश किया, फिर सैयद वंश किया, और लास्ट में खिलजी वंश किया था, मात्र 30 वंश तक। देख रहे हैं ना, 30 वंश तक। कोई दिक्कत है? तो ये आज हम लोग खिलजी वंश का लीला को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, एक चीज और, समाप्त करने से पहले एक चीज ध्यान दो। 2 चीज तुम्हारा मिस्टेक कर गए थे इसमें बताने के लिए, दिमाग में आ गया। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे हैं। अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, तुम 2 गो नाम पढ़ा होगा। एगो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का नाम पढ़ा था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद सब कुछ जोड़ता है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, उस मस्जिद में क्या किया? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। क्या करवाया था? अलाई दरवाजा। रीजन क्या है दरवाजा बनाने का? जैसे कुतुब मीनार के बारे में सुना है ना, दिल्ली में है, कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से सोचा ना कि हम उससे भी बड़ा मीनार बनवाएंगे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अपना सेनापति को दिया ठिका कि जाओ बनाओ, उससे भी लंबा मीनार बनवाओ। लेकिन सेनापति और इंजीनियर दोनों में फर्क होता है ना। अब सेनापति अपना देख रेख में कर रहा था, घोटाला कर दिया, बस क्या हुआ, मीनार 2 मंजिला तक बना और टेढ़ा हो गया। बोला आप गिर जाएगा, इससे आगे बनाएंगे। तो समझ में, बस वो मीनारवा को वही छोड़ दिया, बोला इसका नाम दे दो अलाई मीनार। क्या दे दो? अलाई मीनार। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन
ऐबक के जो कॉपी करने के लिए मीनार चाह रहा था, उससे भी बड़ा मीनार बनाएंगे, क्या बना सका? नहीं बना सका। इसीलिए उस मीनार का नाम पड़ गया अलाई मीनार। क्या पड़ गया? अलाई मीनार जो है ना, कुतुब मीनार का नकल करना चाह रहा था कि हम उससे ऊंचा बनाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। दो फ्लोर बना, उसके बाद इंजीनियर बोलो या फिर सेनापति का लापरवाही बोलो, अच्छा से स्ट्रक्चर नहीं रखा उसका, नींव नहीं रखा उसका, इसीलिए वो नहीं बन पाया। तो अलाई मीनार और कुब्बतुल इस्लाम में अलाई दरवाजा, ये दो चीज का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? है ना। जब वो मीनार नहीं बनवा पाया तो बोला मस्जिद तो तुम्हारा औकात नहीं है। सेनापति को बोला कि तुमको मीनार बनवाने बोले, तुम तो मीनार नहीं बनवा पाया, मस्जिद तुम्हारा औकात नहीं है, एक काम करो, अपने औकात के अनुसार काम करो, मस्जिद में को गेटें लगवा दो। क्या करो? गेट लगवा दो। तो वही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में, कहाँ पे? कहाँ पे? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में जो एक दरवाजा लगवाया, उसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया। ठीक है, अब ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट खिलजी वंश। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ चलो। अच्छा, उस समय अफगानिस्तान तक राज करता होगा।